ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है वो केमिकल काइनेटिक्स से होगी इसकी शुरुआत। और जैसा कि प्रोसेस अभी तक चलता आ रहा है कि हम पहले अपने खुद के नोट्स को पढ़ेंगे और फिर इनके नोट्स में जो भी है यहाँ तक आएंगे। तो हमारे जो नोट्स थे वो इस तरह से नोट्स थे केमिकल काइनेटिक के, जो आपने पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे। तो यहाँ पे इन नोट्स की करते हैं हम शुरुआत जल्दी जल्दी से। हमारा जो पहला जो सेशन है वो आज का वो खत्म हो जाएगा। इसके अंदर हम डिसअपियरेंस, अपीयरेंस, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ डेफिनेशन हैं जो एग्जाम में आती हैं, जैसे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ। ये 5 डेफिनेशन इनमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में आएगा ही आएगा 100%। तो केमिकल काइनेटिक क्या होता है भाई? स्टडी ऑफ रिएक्शन के बारे में। अगर आप पढ़ रहे हो रिएक्शन के स्पीड के बारे में, रेट में पढ़ रहे हो, उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हो, तो इसे बोलते हैं केमिकल काइनेटिक। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पर रिएक्शन की रेट डिपेंड होती है। कुछ रिएक्शन होती है बहुत ज्यादा स्लो, कुछ रिएक्शन होती है बहुत ज्यादा फास्ट। जो रिएक्शन वेरी फास्ट होती है तो इनमें आयनिक रिएक्शन आ जाती है, ठीक है ना। और वो आप अंदाजा लगाओ कि 10⁻⁻14 से 10⁻⁻16 सेकंड में खत्म हो जाती हैं। यानी ये 1 सेकंड से भी कितना कम टाइम है। तो इतनी फास्ट रिएक्शन होती है, तो इसका हम रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। भाई इतनी फास्ट है तो इसको कैप्चर कर पाना बहुत मुश्किल है। कुछ होती है वेरी स्लो। वेरी स्लो का मतलब ये आपकी 6 मंथ, मतलब ऐसी रिएक्शन है जो 6 महीने में कंप्लीट होगी, ठीक है ना। अब जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये भी 6 महीने में कंप्लीट होगी। तो इसका इतना स्लो प्रोसेस है कि हम इसका भी रेट एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो मॉडरेट स्पीड से चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये N2O5 विल गिव यू 2NO2 प्लस में O2। ये आपने ये रिएक्शन अपने एनसीईआरटी में भी देखी होगी। ये मॉडरेट स्पीड से चलती हैं 20-30 मिनट। तो इनको हम, इनकी स्पीड को, इनकी रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिखाए गए हैं जिस पे रेट डिपेंड होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे टेम्परेचर है, आप टेम्परेचर बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो यहाँ पे दिखाया गया है, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ेगी। इसका जो रीजन होता है वो भी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ऐसा प्रॉपर रीजन क्या है? सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज जाएगा, रेट इंक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जैसे एक लकड़ी के बड़े से लट्ठे को अगर आप जलाओगे तो उसको जलाना इतना आसान नहीं होता। अगर उसी लकड़ी के लट्ठे को अगर छोटे छोटे पीस में अगर आप कन्वर्ट कर दोगे, काट दोगे, तो वो बहुत तेजी से जलेगा। यानी रिएक्शन की रेट उस कटे हुए पोर्शन में सरफेस एरिया बढ़ने के बाद क्या होती है? ज्यादा होती है। कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो रेट इंक्रीज हो जाएगा अगर आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो, ठीक है ना, नो डाउट। कैटलिस्ट जो है वो अल्टर करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो भी कर सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट भी कर सकता है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट मैंने अभी अभी बताया। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, यहाँ पर 6 महीने तक लग जाते हैं रिएक्शन को कंप्लीट होने में। और कुछ नेचर रिएक्टेंट का ऐसा होता है, जैसे आयनिक रिएक्शन, वो बहुत तेजी से स्पीड में खत्म होती है। तो नेचर ऐसा है जो स्लो भी कर सकता है, फास्ट भी कर सकता है, और यहाँ भी क्या आएगा? अल्टर, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को हम हमेशा क्या लिखेंगे? माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। और इसको डेल्टा आर को R2/R1, T2/T1। सिमिलरली अपीयरेंस में प्लस साइन पी बाई प्लस का पी प्रोडक्ट और P2/P1, P2 माइनस P1, T2 माइनस T1, इस तरीके से। तो कुल मिला के जो रेट है उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉर्मल एक रिएक्शन से प्रोडक्ट वाली रिएक्शन के अंदर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा। यहाँ पर बच्चे इतने ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बेचारे, वो समझ ही नहीं पाते कि इसके लिए हम क्या लिखें। जैसे रिप्रेजेंटेशन आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि अगर मान लो अमोनिया की प्रोडक्शन है, तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? आपका नाइट्रोजन है तो ये माइनस का 1 और 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या? ये भी साइन माइनस होना चाहिए था, गलत लिखा है इस बच्चे ने। -1/3 और यहाँ पर प्लस का 1/2, क्योंकि प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्ट जो है वो प्लस साइन से रिप्रेजेंट होंगे और ये माइनस साइन से रिप्रेजेंट होंगे, और -1/3 आएगा। अब यहीं पे अगर मैं बच्चों को ये बोल देता हूँ कि भाई आप बताइए मुझे कि जैसे मान लो मैं एक इसका सेक्शन ले लेता हूँ स्टडी के लिए।
और यहाँ भी मैं एक नया सेक्शन ले लेता हूँ ताकि हमें और अच्छी तरह से क्लैरिफिकेशन हो। तो देखो, अगर मान लो ये एक रिएक्शन है N2 प्लस में 3H2 विल गिव यू 2NH3 यानी प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अगर मैं किसी बच्चे को ये कहूँ कि बताओ मुझे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 बताओ, H2 बताओ। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 बताओ, तो जल्दी से चैट सेक्शन में जाओ और अपने अपने व्यूज को शेयर करो कि अगर आप होते तो क्या करते। और फिर मैं बताता हूँ कि आज की पहली क्लास का सबसे मेन टॉपिक जो था वो क्या था। अगर आप होते तो क्या करते रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 में। ओके, तो एक आंसर जो आया है जतिन का, बहुत बढ़िया जतिन। रितु आपका आंसर ये गलत है, विपिन गलत है, पुनीत गुप्ता बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, पुनीत गुप्ता अनएक्सपेक्टेड। यशिका भी गलत है। अब आप अंदाजा लगाओ, इतने बड़े बड़े चैंपियन जिनके 10th में मार्क्स 95 से अबाव आए हुए हैं, 96 94 आए हुए हैं परसेंटेज के हिसाब से, वो गलत है। जतिन ठीक है, पुनीत गुप्ता ठीक है, बहुत बढ़िया, एप्रिशिएटेबल भाई, मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। आपने इसको बहुत जल्दी समझ लिया। सुमित भंडारी ये भी गलत है। तो समझो ध्यान से, एक छोटी सी प्रॉब्लम, मतलब छोटा सा क्वेश्चन जिसको बच्चे इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं और ये एग्जाम में आता है, तो वो क्यों गलती कर देते हैं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछा था यार मैंने, तो सभी बच्चों ने, मतलब 80% बच्चों ने क्या बताया, -1/3 डेल्टा H2/डेल्टा T। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। कभी भी अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछे, अपीयरेंस पूछे, तो आपको क्या करना होता है, आपको हर बार क्या करना होता है, H2 के बारे में पूछा है तो H2 के बारे में बताओ, बस खत्म। माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये आपका डिसअपियर हो रहा है। नेगेटिव साइन इंडिकेट ये डिसअपियर, कोई मतलब नहीं होता ये 3 का लगाने का। अब आप सोचोगे, सोच में पड़ जाओगे, हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये फिर 3 हम किस में लगाएं। आंसर ये है, हमेशा ये जो 3 है वो रेट ऑफ रिएक्शन में लगाया जाता है। ठीक है, कैसे, जैसे यहाँ हो जाएगा माइनस का N2/डेल्टा T इज इक्वल टू क्या, माइनस का 1/3 डेल्टा H2/डेल्टा T इज इक्वल टू क्या, प्लस का 1/2 डेल्टा NH3/डेल्टा T। तो आज की क्लास में अगर कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीखना है तो ये सीख लो दोनों चीजें। अब इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बताओ, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, तो ये बताओगे तो आपको बेवकूफों की तरह ये नहीं कि प्लस का 1/2 करके आप डेल्टा NH3 और डिवाइडेड बाई डेल्टा T लिख दो। अरे यार सोचो, अगर ये चीज आपकी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NH3 है, तो यार ये चीज तो ये भी है, इसका मतलब तो ये हुआ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NH3 बराबर है रेट ऑफ रिएक्शन। गलत हो गया ना। इसीलिए इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ भी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NH3 में सिर्फ इतना ही लिखना होता है और ये करेक्ट है। अब आप देख लो कि आपको, आपके पास जितनी नॉलेज थी उसमें कितनी चीजें ऐड हो रही है। और अब इतनी बात समझ गए ना, तो न्यूमेरिकल आप ऐसे चुटकियों में करोगे इसके, इतने न्यूमेरिकल करेंगे हम आज की ही क्लास में। आप देखना कितनी प्रैक्टिस हो रही है और कितना आपको पता था और कितना आपने नया कुछ सीखा। ठीक है, हम आ जाते हैं अपने वही नोट्स पे और आप अपना टारगेट खत्म करने की तरफ बढ़ते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन में आप रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसा रिप्रेजेंट करते हो, ना कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NH3 या फिर डिसअपियरेंस या अपीयरेंस। ये पूरी रेट को रिप्रेजेंट करते हो आप ऐसे, माइनस का 1/2 वगैरह वगैरह करके, राइट। तो फिर डिसअपियरेंस क्या होता है। डिसअपियरेंस जनरली बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिखाया गया है R से P। अब R से P को अगर आप देखोगे तो साफ साफ दिखाई देगा कि एवरेज रेट या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो है माइनस का डेल्टा R/डेल्टा T है। ठीक है ना। तो नॉर्मली यहाँ R है तो R को तो हम लिख के, R के आगे कोई 2 3 थोड़ी ना है। ठीक है ना, अगर 2 3 भी होता तब भी हम इसको इग्नोर करते। हम डिसअपियरेंस के केस में नॉर्मली क्या लिख देते हैं, माइनस का डेल्टा R/डेल्टा T, जस्ट नॉर्मल। ठीक है, प्रोडक्शन के केस में वही P। तो यहाँ देखो साफ साफ दिखाया गया है, कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा है यहाँ भी। ठीक है, इसको तो आपको पता ही है, R2/-R1 T2/T2 - T1।
इसको कहते हैं एवरेज रेट। अब यहाँ पर एवरेज रेट, और एक बार जल्दी से इसको भी देख लेते हैं, अपीयरेंस को भी। तो यहाँ भी देखो एवरेज रेट दिखाया गया है प्लस का डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, नो प्रॉब्लम। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट? तो देखो जरा ध्यान से, बड़ा सिंपल वे में अब मैं आपको बताऊं तो एवरेज रेट को ना नॉर्मली रिप्रेजेंट करोगे आप तो माइनस का, जैसे डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस का डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, राइट। लेकिन इंस्टेंटेनियस जो होता है वो पर्टिकुलर मोमेंट पे लिया गया रेट होता है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी, डी से। तो डी आर बाई डी टी, डी टी होता है स्मॉल, डी मतलब स्मॉल चेंज, और प्लस का डी पी बाई डी टी। तो नॉर्मली एवरेज रेट आपका डेल्टा, इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो डी। क्लियर। अब जैसे मान लो आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो, नॉर्मली 250 किलोमीटर का डिफरेंस है, 5 घंटे आपको लगने हैं पहुंचने में। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं एवरेज रेट बताओ, तो एवरेज रेट क्या हो जाएगा आपका 250/5, यानी ये आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एवरेज रेट हो गया। लेकिन मैं कहूँ इंस्टेंटेनियस रेट बताओ, तो 10 बजे आप दिल्ली के लिए यहाँ से निकले और 3 बजे 3 PM पर वहां पर पहुंच गए, 10 AM पे निकले थे। तो 11 बजे आप कहाँ थे? 11 AM पे आप कहाँ थे भाई? 11 AM पे आप किसान आंदोलन में थे, यहाँ पर बीच में फंसे हुए थे। तो यहाँ पर आपकी जो गाड़ी की स्पीड थी वो क्या थी? क्या वो अभी भी 50 किलोमीटर थी? नहीं, हो सकता है कि एग्जैक्ट 11 बजे आपकी गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो रही हो, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दिखाया गया इंस्टेंटेनियस रेट पर्टिकुलर मोमेंट पे होता है, और एवरेज रेट आपका एक दायरा लिया जाता है। जैसे मान लो मैंने ले लिया 2 से 3 बजे के बीच का दायरा, तो इसमें जो भी आपकी एवरेज स्पीड निकली है वो निकाल सकते हो, या आप शुरू से 10 से लेकर 3 तक के बीच की एवरेज रेट निकाल सकते हो। क्लियर। तो पर्टिकुलर मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस, और एक पर्टिकुलर दायरे के बीच में अगर लिया जाए 2 से 3, 10 से 2, 10 से 3, तो इसे बोलते हैं हम एवरेज रेट, जिसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ सीखा आपने, क्या सीखा? एवरेज रेट डेल्टा, इंस्टेंटेनियस डी। फिर से आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते चलते हम यहाँ तक आ चुके हैं, ये आपका एवरेज रेट था। अब हम इससे अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पर बात आती है हमारी किस चीज की? रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं भाई? रेट ऑफ रिएक्शन आपका यही तो रिप्रेजेंटेशन है। अभी आपने ऊपर देखा रेट क्या है भाई? डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो आप बोल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग, इट इज either decrease in concentration of reactant or increase in concentration of product per unit time। यानी कुल मिला के इन्होंने डेल्टा P बाई डेल्टा T, या फिर आपका माइनस का डेल्टा R बाई डेल्टा T को 3 लाइनों में लिख दिया। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। क्लियर। यहाँ तक ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी भाई? ऊपर की कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर, टाइम होता है सेकंड, तो मोल पर लीटर पर सेकंड इसकी ऐसा यूनिट हो चुकी है। सिमिलरली एवरेज रेट वही होता है, रेशियो ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम टेकन फॉर दैट चेंज टू अकर। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ऐसा यूनिट होगी। इंस्टेंटेनियस होता है पर्टिकुलर मोमेंट, मूवमेंट नहीं होता, मोमेंट होता है, ठीक है ना, क्षण। तो यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस को डी से रिप्रेजेंट किया गया है, यूनिट अभी भी वही है। अगर आप न्यूमेरिकल सेक्शन की बात करो तो आपकी एनसीईआरटी का जो पहला न्यूमेरिकल है इंटेक्स्ट का वो देखते हैं। तो देखो पहला न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट का चेक कर लेते हैं। ये है एनसीईआरटी इंटेक्स्ट का पहला न्यूमेरिकल। ये सारा रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है ऊपर जितना भी है, ये आपका पहला न्यूमेरिकल ये रहा। तो उन्होंने कहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना हुआ है, आपकी रिएक्शन जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो 0.03 से कम होकर इतनी रह गई, तो हम इसको क्या करेंगे? R1 मान लेंगे 0.03 कैपिटल M, R2 मान लेंगे कितना? 0.02 कैपिटल M। ठीक है, तो ये डिक्रीज होगी आपकी। और टाइम कितना लगा ये काम होने में? 25 मिनट। तो वो कह रहा है कि बताओ मिनट में भी और सेकंड में दोनों में ऐसा यूनिट निकाल के दिखाओ एवरेज रेट की। एवरेज रेट इज नथिंग, दिस इज योर माइनस का डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। तो माइनस इन द सेंस माइनस का R2 माइनस R1 अपॉन में T2 माइनस T1।
तो यहाँ पर माइनस का R2 क्या है, ये R2 है आपका, तो ये कितना है 0.03 सॉरी 2 माइनस 0.03 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 यानी 25 माइनस 0, क्योंकि समय जब शुरू में इनिशियली देखा जाए तो समय तो 0 था, फिर आपने स्टॉप वॉच ऑन कर ली, शुरू में तो 0 था ना, फिर बाद में स्टॉप वॉच ऑन करी है, तो अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस माइनस प्लस, यू नो वेरी वेल 0.01 डिवाइड बाई 25 मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है, पर मिनट। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं तो मान लो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आई है वो, अगर मैं इसकी जल्दी से टाइम खराब ना हो तो मैं इसकी वैल्यू जल्दी से देखकर अगर लिखूं तो ये आई है आपकी 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ठीक है, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 ये वैल्यू आ गई, ओके हम उसको वहीं पे कर रहे थे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई है वो आ चुकी है, एनसीईआरटी के वहां पर कर रहे थे, ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ खास चीज थी बताने के लिए, इसीलिए मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता। 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, मान लो ये वैल्यू आ गई मोल पर लीटर पर मिनट, एक आंसर आपका मिनट में आ गया। अब बात आती है इसको सेकंड में कैसे लाओगे, तो आपको मिनट आपको काटनी होगी यूनिट, तो मिनट कब कटेगी, ये पर मिनट है तो यहाँ मिनट आएगी तभी तो कटेगी ना, तो नीचे क्या लिख दो सेकंड। अब सच्चाई बताओ इनके बारे में, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, ये तो सच्चाई है, तो मिनट से मिनट कैंसिल आउट, सेकंड पर सेकंड होगी 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 6.67 रफली जो भी आंसर आया इसका मोल पर लीटर पर सेकंड। अपनी कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, ठीक है, मैं मुझे ऐसा यूनिट बतानी थी तो आपने ऐसा यूनिट अच्छी तरह समझ लिया है, ठीक है, तो ये हो गया आपका एक न्यूमेरिकल खत्म। यहाँ से अगला न्यूमेरिकल आपका है एग्जाम्पल 4.2, यही करने वाले हैं हम नो डाउट, और अब देखना कितना आपकी सोच में फर्क आया ये कंसेप्ट सीखने के बाद। द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आज का। द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 लिया गया है और उन्होंने बताया है कि इनिशियली कंसंट्रेशन कितनी थी 2.33, 184 मिनट के बाद आफ्टर 184 मिनट इट रिड्यूस टू, ये कम होकर इतनी रह गई, रिड्यूस टू, रिएक्शन आपके सामने है, तो आपको एक तो एवरेज रेट निकाल के दिखाना इन टर्म ऑफ आर एंड मिनट एंड सेकंड, और एक आपको निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, जहां पर सब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अब देखना कितना बदलाव आया है आपकी कंफ्यूजन में। देखो पहली चीज तो बहुत आसान थी, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, R1 है हमारा 2.33 मोल पर लीटर, R2 है हमारा कितना, ये है हमारा 2.08 मोल पर लीटर, और ये काम होने में हमें लग गए 184 मिनट, ठीक है। तो एवरेज रेट क्या है, एवरेज रेट आपका वही आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वही R2 माइनस R1 यानी 2.08 माइनस 2.33, वही चीज हम रिपीट कर रहे हैं, यहाँ भी वही चीज रिपीट हुई है माइनस 0, तो यहाँ जो आंसर आएगा यहाँ से देखकर मैं लिख रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ये आंसर आएगा 6.79, तो 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। तो क्या आप अब मिनट की ऐसा यूनिट चेंज करके सेकंड या आर में कर सकते हो, हाँ जी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, देखो मिनट है ना, एक आंसर तो यही आ गया, अब आगे हम कैसे चेंज करेंगे, मिनट को कैंसिल करना है, मिनट को यहाँ लिख दो, और नीचे में आर दिखाना है तो आर यहाँ लिख दो। अब सच्चाई बताओ इसके बारे में, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो मिनट से मिनट ऐसे कैंसिल हो जाएगी, आर ऊपर चला जाएगा, अब की बार 60 को मल्टीप्लाई होना होगा, एंड योर SI यूनिट इन आर विल बी 4.07 into 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर आर, दिस इज ट्रिक। बट ये आसान काम था, जो मुश्किल काम था वो ये है, मतलब दूसरों के लिए मुश्किल, आपके लिए नहीं। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 बताना है, तो देखो रिएक्शन देख लेते हैं हम, पहले रिएक्शन क्या है, ये दे रखी है 2, ये रिएक्शन आपको गिवन दे रखी है, मैं अच्छी तरह से यहाँ बताता हूँ आपको,
2N2O5 will give you 2NO2 प्लस में क्या क्या O2 प्लस में O2। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 पूछ रहा है, वो तो आप खुद बताओ। अभी अभी आपने क्या सीखा? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 को आप कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हो? क्या अभी भी आप +1/2 लगाने वाले हो? नो, आप क्या लगाने वाले हो? डेल्टा NO2 डिवाइड बाई डेल्टा टी, जो आज की आपकी पहली क्लास थी। सो यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। क्लियर? और अगर मैं यहाँ से रेट लिख दूं, पूरा रेट लिख दूं, तो रेट क्या आएगा आपका? यू नो वेरी वेल। अब रेट में आप लगा सकते हो -1/2, क्या? डेल्टा N2O5 डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या? यहाँ 4 है, सॉरी, यहाँ प्लस का 1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी। एंड यू नो वेरी वेल कि रेट ऑफ रिएक्शन तो हम निकाल चुके हैं। ये देखो, एवरेज रेट को ही क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो हम निकाल चुके हैं, ये है पर मिनट में। ठीक है, तो 6.79, दिस इज इक्वल टू 6.79 इंटू 10⁻⁴। क्लियर? अब वो क्या पूछ रहा है? इस वैल्यू को पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे बताइए? दिस इक्वल दिस, दिस इक्वल दिस, दिस इक्वल दिस, दिस इक्वल दिस। तो हम इस पूरी वैल्यू को, जैसे कि हमें पता है कि ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल है, ठीक है, तो हम सीधा सीधा अगर आप लिखें तो आपका आंसर बताओ क्या आएगा? अब तो पता लगी क्या होगा? प्लस का डेल्टा NO2 कंसंट्रेशन डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, 4 से इसको क्या करने वाले हो आप? मल्टीप्लाई 79 इंटू 10⁻⁻⁴। दिस इज योर मोल पर लीटर पर मिनट, राइट? तो ये आपका आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। और ये क्या था? दोबारा देख लो भाई, ये था रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो ये चीज आपने आज की क्लास में कुछ नई जो है वो सीखी है। अब यही 4 से मल्टीप्लाई अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको पता लगेगा क्यों इन लोगों ने भी इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है। यू नो वेरी वेल द रीजन। क्लियर? तो ये था पोर्शन इसका। देखते हैं और आज का जो हमारा पोर्शन है वो कहाँ तक पहुंचा है। ये हमने ये न्यूमेरिकल भी कर लिया। ओके, टारगेट खत्म होने वाला है। तो यहाँ टारगेट पे हमारा अगला है रेट लॉ। रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन या फिर रेट इक्वेशन, ये तीनों नाम एक ही होते हैं। यहाँ पर ये बोलता है कि रेट असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिर्फ रिएक्टेंट के इस दुनिया में प्रोडक्ट का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता। ए की पावर x, बी की पावर y। ठीक है, तो ये साइन हटाएंगे तो ये के आ जाएगा। सभी को पता है के को कहते हैं रेट कांस्टेंट, लेकिन बहुत कम को पता है के को स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। इसलिए जो चीजें सब बहुत कमों को पता है और वो आपको पता है, तो आपको यूनिक बनाती है लाइफ में भी। ठीक है ना? तो डेफिनेशन क्या बनेगी भाई? इट इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज इन द गिवन टर्म of molar concentration of reactant which is equal to the product of molar concentration of reactant with each concentration raised to some power which equal to, which may or may not equal to, यहाँ पर बोलना पड़ेगा आपको may और may not equal to किसके? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। चलो जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में जाके, एक्स और वाई को कौन कैलकुलेट करता है? एक्स और वाई को आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ये क्या आएगा? कौन कैलकुलेट करता है भाई एक्स और वाई को? रिएक्शन देख के आप डायरेक्ट लिखोगे या नहीं लिखोगे? तो करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया अंशिका, नाइस अंशिका, ठीक है। जतिन बब्बर भी ठीक है, सुमित भंडारी भी ठीक है, बहुत बढ़िया सुमित। तो भाई रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करता है, एक्स और वाई को कैलकुलेट करता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। ये नहीं कि कुछ भी आप रख दोगे एक्स और वाई। जो बच्चे अभी भी इस दुनिया में खोए हुए हैं तो वो जग जाओ जितना जल्दी हो सके। 2NO + O2 विल गिव यू 2NO2। अगर मैं आपसे कहूं कि रेट लिख के दिखाओ, जो बच्चे बेवकूफों की तरह यहाँ पर NO की पावर इसको देखकर 2 लिख देते हैं और O2 की पावर इसको देखकर 1 लिखते हैं, वो बेवकूफ हैं। आप यहाँ कभी नहीं लिख सकते हो 2 और 1। यहाँ क्या लिख सकते हो आप? अगर जबरदस्ती कोई करे तो एक्स और वाई। और अगर आपको पूरा एक्सपेरिमेंट गिवन दे रखा है तो आप बता सकते हो कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी।
क्लियर। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है भाई, हम कैसे बताएंगे एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी। इसने पहले बोल दिया पावर में और मे नॉट इक्वल टू, हो सकता है ये 2 और 1 ही हो और सकता है ये 2 और 1 ना हो। तो अगर हम एनसीईआरटी को देखें तो आपकी आंखें थोड़ी सी खुलेंगी इसको देखकर, जो अभी मैं बताने वाला हूँ। देखो ये तो एक्सपेरिमेंट है और फिलहाल इसको भी देख लो ताकि आपकी आंखें खुल जाएं। रिएक्शन देखो, रिएक्शन में यहाँ कोफिशिएंट, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 है, तो क्या यहाँ भी 1 1 है? नहीं, यहाँ देखो 1.5 है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल लैब में किया गया है। चलो यहाँ देखो 1 और 1 है, क्या यहाँ भी 1 1 है? नहीं, यहाँ 1 और 0 है, क्योंकि ये लैब में किया गया एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो लैब में एक्सपेरिमेंट जो होता है वो कैसे परफॉर्म होता है भाई, ये ऐसे परफॉर्म होता है। आपको एक्सपेरिमेंट में 4 डाटा निकालने होते हैं। कैसे? इनिशियल वैल्यू एनओ की, O2 की और इनिशियल रेट आपको लैब में कैलकुलेट। पहले थोड़ी कंसंट्रेशन लो, फिर थोड़ी अलग करो, इसे ज्यादा करो, इसे कम, फिर इसे कम, इसे ज्यादा, इसे ज्यादा, इसे ज्यादा। तो ऐसा करने पर आपको सभी डाटा मिलते हैं। और इस वाले फॉर्मूले में अगर आप इसको ऐसे पुट करोगे, देखो सभी डाटा देख लिया ना आपने, एनओ का इनिशियल रेट, NO का O2 का इनिशियल रेट, NO का O2 का इनिशियल रेट, NO का O2 का इनिशियल रेट। अब सभी डाटा को पुट करके देखो एक बार, देन यू विल रियलाइज कि हो क्या रहा है। ये देखो इन्होंने सभी डाटा को क्या करा, पुट करके देखा। पहले तो इन्होंने पहली वाली डाटा को पुट करके देखो, ये तीनों वैल्यू है। NO O2 इनिशियल रेट, इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद ये रहा NO O2 इनिशियल रेट, NO2 इनिशियल रेट, NO2 इनिशियल रेट, ऐसे कर दिया। अब आप डिवाइड करोगे कि x किसको डिवाइड करोगे जो कैंसिल हो जाए। अगर आप 2 को 1 से डिवाइड कर दोगे तो देखो ये 2 को 1 से डिवाइड करने के बाद देखोगे तो y और y जो है कैंसिल हो गया, सिर्फ ये रहेगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप 3 को 1 से, देखो ये 3 है और ये 1 है, डिवाइड करोगे, इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब देखोगे x से x कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या आई है आपकी, 2 आई है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है, 1। ये डिसाइड करती है कि आपके नॉर्मल इक्वेशन में NO की पावर जो x थी, तो अब ये पता लगा 2 है, O2 की पावर 1 थी, तो अब ये पता लगा 1 है। ठीक है ना, ऐसे निकालते हैं इन x और y की वैल्यूज को, जो कि इनकी पावर है। राइट। अब इतना जो भी हमने पढ़ा है, अगर हम दूसरे स्टूडेंट्स के नोट्स को देखेंगे तो उसने इतने कमाल के नोट्स बना रखे हैं, आप को खुद ही रियलाइजेशन होगा इसका कि हाँ भाई कुछ तो बात है। देखो कितना अच्छी तरह से उन्होंने पूरे 10 जो पेज हैं वो कैसे दिखाए गए हैं, इसमें कैसे रिप्रेजेंट किए गए हैं। काइनेटिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले पार्ट को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, और इसमें हम रिएक्शन रेट के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा पार्ट जो होता है वो है कोलिजन थ्योरी, जिसका बहुत सा पोर्शन अब सीबीएसई ने डिलीट कर दिया, लेकिन रियलिटी में दूसरा पार्ट होता है कोलिजन थ्योरी और एक पार्ट होता है रिएक्शन रेट। अच्छा, कुछ रिएक्शन वेरी फास्ट होती हैं, इतनी इंस्टेंट होती हैं कि इन्हें खत्म होने में 10 की पावर -14, 10 की पावर -16 सेकंड लगते हैं। ठीक है ना, ऐसी रिएक्शन में इन्होंने दिखा रखे हैं आयनिक रिएक्शन ऐसा करती हैं। प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl, प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। और आगे इन्होंने दिखा रखा है न्यूट्रलाइजेशन में भी ऐसी रिएक्शन होती हैं कुछ जो बहुत माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, नैनो सेकंड में खत्म होती हैं। वेरी स्लो रिएक्शन भी होती है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इतनी स्लो होती है कि इसे 3-3 महीने लग जाते हैं, कई मंथ्स लग जाते हैं। तो यहाँ भी रेट को कैलकुलेट करना वेरी डिफिकल्ट है, और वहां भी रेट को कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेट। ठीक है ना, दोनों केस में। तो फिर कहाँ डिटरमाइन करें, इन्होंने दिखा रखा है रस्टिंग ऑफ आयरन, CO+H2A, देखो इसे सिन गैस बोलते हैं। यहाँ भी देखो ये भी बहुत स्लो होती है। एटमॉस्फेरिक H2S इन बेसिक लेड एसिटेट, ये भी स्लो है। कुछ रिएक्शन मॉडरेट रेट में होती है, ये इन्हें बोला जाता है मेजरेबल रेट, इनको मेजर कर सकते हैं हम। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, रिएक्शन बिटवीन दिस एंड दिस इसी चैप्टर में, और ये भी इसी चैप्टर में बिल्कुल पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो कुल मिला के ये मेजरेबल रेट होती हैं जो मॉडरेट स्पीड से चलती हैं। अब एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? तो भाई देखो एवरेज रेट को बोलते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, वही डेल्टा x/t।
अच्छा, ये बिल्कुल मैकेनिकल स्पीड की तरह होता है, जैसे हमने दिल्ली से चंडीगढ़ की स्पीड को कैलकुलेट करके देखा था। डेफिनेशन की बात करें तो ये वही डेफिनेशन बता रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट इन ए गिवन टाइम। अब थोड़ा सा आप पेशेंस रखोगे तो इन नोट्स में आपको 3 ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो आपको आज तक पता ही नहीं थी। बस चल रहा है काम तो चल ही रहा है। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, इसमें डी का यूज हो जाता है सिमिलरली। तो डेल्टा वाला हो गया एवरेज, ये डी वाला हो गया इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है ना, INST। अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव साइन, भाई नेगेटिव साइन डिक्रीज को दिखाता है कंसंट्रेशन, पॉजिटिव साइन प्रोडक्शन प्रोडक्ट इंक्रीज इन प्रोडक्ट को दिखाता है। यहाँ भी एवरेज रेट को बताया गया है, एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए, एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो ये भी वही चीज बताता है, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इसे स्मॉल चेंज भी बोल देते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग की बात भी अभी तक तो चलो रिपीटेशन चल रही है, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, नेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया, ये नया है आपके लिए, एक्सपोजर टू रेडिएशन। कंसंट्रेशन में चलो पता है आपको, भाई रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ेगा तो वही बढ़ेगा। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ेगा तो वही बढ़ेगा। नेचर ऑफ रिएक्टेंट बता दिया, आयरन रस्टिंग है और दूसरे ऐसे कुछ कंपाउंड। देखो ये रिएक्शन जो होती है ना ऊपर वाली, ये बहुत स्लो फास्ट है, बहुत फास्ट है, और नीचे वाली रिएक्शन यही ऐसी बिल्कुल सिमिलर दिखने वाली बहुत स्लो होती है। तो इस दुनिया में दोनों चीजें हैं, ठीक है। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन कल इंटरनेट की कमी से ऐसा हुआ है, कल और इसकी अच्छी क्वालिटी देखेंगे हम। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में अल्टरेशन होती है, या फिर कह दो इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, कम भी कर सकता है ज्यादा भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ए मिक्सचर ऑफ H2 एंड O2 डज नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर, लेकिन प्रेजेंस ऑफ फाइनल अगर प्लेटिनम की प्रेजेंस में करोगे तो यही रिएक्शन विग्रस होती है, बहुत तेजी से होती है, और नॉर्मली नहीं करती है रिएक्ट। सरफेस एरिया वही सेम एग्जांपल, इंक्रीज तो इंक्रीज। एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन ये नया है आपके, तो पहली नई बात कि फोटोन जो होते हैं, जो कि एच न्यू इक्वल टू एच न्यू एनर्जी ऑफ फोटोन, इसकी प्रेजेंस में भी जो रिएक्शन है वो तेजी से होती है। आपने देखा हो कई रिएक्शन एच न्यू की प्रेजेंस में होती हैं, ठीक है। और आगे अगर हम चलें तो अब ये दूसरी नई बात आपके सामने आई है। आपने अभी तक क्या पढ़ा है, सिर्फ ये पढ़ा है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अब ये दूसरी नई बात है, ऐसी जरूरत नहीं कि हमेशा ही होता है, ये चेंज इन वॉल्यूम के हिसाब से भी हो सकता है पर यूनिट टाइम, प्रेशर के हिसाब से भी हो सकता है पर यूनिट टाइम, और नंबर ऑफ मोल के हिसाब से भी हो सकता है पर यूनिट टाइम, जो कि हम नीट और मेंस में पढ़ेंगे। क्लियर। और अगर हम बात करें तो अभी तक तो वही चल रहा है, वही R2 माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम वगैरह वगैरह वगैरह। नेगेटिव पॉजिटिव साइन का मतलब भी वही है। और यहाँ पर ना एक्टिव मास जो है, एक्टिव मास जो का जो पोर्शन है वो आपका अब हट चुका है, पहले हुआ करता था, ये बहुत पहले हुआ करता था। न्यूमेरिकल सेक्शन की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल सेक्शन कैसे हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अब यहाँ से मैं आपको 10 न्यूमेरिकल दिखाता हूँ, उसको ध्यान से देखना। ये नहीं कि बहुत लंबे चौड़े न्यूमेरिकल, छोटे मोटे न्यूमेरिकल जो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप में मदद करेंगे। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 दिखा रखा है 20 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ओके। तो बताइए बताइए अपीयर डिसअपियरेंस ऑफ H2 क्या होगा, और अपीयरेंस ऑफ NH3 क्या होगा। तो देखो जैसे कि मैंने बताया रेट एक्सप्रेशन तो देखो पूरा ही होता है, पूरा ही होता है, लेकिन अपीयरेंस ऑफ H2 का मतलब है वो सिर्फ H2 पूछ रहे हैं, ना कि 1/3 H2, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखो सिर्फ H2 के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि 1/3। जो 1/3 यहाँ था वो 3 ऊपर जाके इससे हो चुका है मल्टीप्लाई। तो हम एक काम करेंगे, पहले डिसअपियरेंस ऑफ N2 है ना, ये N2 का डिसअपियरेंस है, ये रहा, ये तो 1 ही है। तो उस N2 का डिसअपियरेंस जो भी आएगा हमारा मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आपका असल में रेट आ गया, रेट, मेन जो रेट होता है वो आ गया। अब रेट की वैल्यू 20 है, एक्सप्रेशन आपके सामने है, तो क्या बिना कैलकुलेशन करे कोई बता सकता है डिसअपियरेंस ऑफ H2 क्या होगा? चैट सेक्शन में लिखना है। और वेरी गुड, बताइए बिना कैलकुलेशन, बिना पेन उठाए। जो बिना पेन उठाए दिमाग का यूज कर लेगा वो तो भाई कर देगा इन एग्जाम्स को क्रैक। चलो देखते हैं किसका आंसर करेक्ट आएगा। अंशिका, खुशी, जतिन, विपिन, पुनीत, सभी के सभी आंसर बिल्कुल करेक्ट। इनका आंसर आया है 60। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये इसे कहते हैं प्रैक्टिस, ये सीखा, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से बताओ अपीयरेंस ऑफ NH3 बिना पेन चलाए।
इसको सिर्फ तुम्हारे सामने स्क्रीन है, इसको देख के अपीयरेंस ऑफ NH3 क्या आएगा? कम ऑन, हरी अप। खुशी, विपिन, अंशिका, पुनीत, जतिन, यशिका, सारे ठीक, और इसका करेक्ट आंसर आएगा 40। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। पता लग गया ना कैसे? 1/2 है तो 1/2 है तो ये तो इक्वल सीधा सीधा रेट क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 40 आ गया। ठीक है, वैसे ही इन्होंने 60/40 दिखाया गया है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इन सभी को देखकर रेट एक्सप्रेशन लिख कर दिखाओ। बड़ा सिंपल है यार, 2 है तो 1/2 हो गया, ये रहा। ठीक है ना? तो रेट एक्सप्रेशन आप तीनों के लिख सकते हो, कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है। 2 है तो 1/2, 1 है तो नॉर्मल। रिएक्टेंट वाले जितने हैं वो माइनस होंगे, प्रोडक्ट वाले प्लस होंगे, बस खत्म। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि एक गैसियस रिएक्शन है, 2A से ये बना हुआ है, ठीक है, ओके, इन ए क्लोज वेसल, ओके। तो कंसंट्रेशन ऑफ बी इज फाउंड टू बी इंक्रीज बाई इतने मोल पर लीटर इन 10 सेकेंड, कि जो बी की कंसंट्रेशन है वो इतनी इंक्रीज होगी 10 सेकेंड के अंदर। तो बताइए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह वगैरह। अगर मैं आपसे बोल दूं कि सिर्फ अपीयरेंस ऑफ बी, तो आप क्या इससे क्या मतलब समझते हो? सिर्फ यही तो होगा ना, ये प्लस का डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, और जो कि क्या है, इतनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है 10 सेकंड में, तो लिख दो ऊपर 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई कितना, 10। तो डिवाइड करो 10 करोगे तो ऊपर जाके 5 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। तो पहला आंसर तो यही हो गया। लो जी, कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हो यार। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अगर बोल रहा है तो क्या, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोलोगे भाई? 4 है ना, अगर मैं इसी वैल्यू को ऐसे लिख देता 1/4 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, तो अब आप इसको क्या बोलोगे? क्या आप इसको भी रेट ऑफ अपीयरेंस बोलोगे? नहीं, आ गया ना 1/4, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है। तो बस आपको 1/4 से इस वैल्यू को क्या करना है, 1/4 से इसी वैल्यू को, जैसे ये 5 इंटू 10⁻⁻⁴ आई है, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका अगला आंसर आ गया। लो जी, ये देखो वही चीज बन रही है अभी हमारी भी और इनकी भी। अगला क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बताओ। अब तो आप बहुत परफेक्ट हो चुके हो। ए है डिसअपीयरेंस, तो कैसे बताओगे? प्लस का डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, जस्ट डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो ये किसके इक्वल माना जाएगा भाई? ये तो आप सोचो, ये क्या होता, 1/2 होता तो ये क्या होता, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन होता। इसकी वैल्यू क्या होती, 5 इंटू 10⁻⁴ होती। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, तो आपका सिर्फ क्या रह गया, ये आपका डिसअपीयरेंस रहेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई, इनका भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही आंसर आएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ठीक है ना? तो ये पूरा का पूरा ये था, डिसअपीयरेंस है 1/a, 2 से मल्टीप्लाई। और इन्होंने नहीं किया तो तुम कर देना। ठीक है, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आप चाहो तो नॉर्मल दोनों की रिलेशनशिप बतानी है, वाटर की और ऑक्सीजन की। तो ये वाटर है, ये ऑक्सीजन है, तो दोनों की रिलेशनशिप बताने में कौन सी बड़ी बात है यार। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है तो आप नॉर्मल आप लिख सकते हो इसको 1/2 डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी, विच इज इक्वल टू क्या, माइनस में है तो ये प्लस में 1/2 क्या, डेल्टा H2O बाई डेल्टा टी। लेकिन ये दोनों की दोनों याद रखना, ये दोनों की दोनों आपकी क्या बन जाएंगी, ये दोनों की दोनों हैं आपकी एवरेज, या फिर कह लो रेट ऑफ रिएक्शन। तो किसी भी दो को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड होने के बाद जो भी आएगा ये आपकी रिलेशनशिप आ जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ H2O और डिसअपीयरेंस ऑफ O2। ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई होने के बाद ही। तो ये आपका ये पोर्शन खत्म होता है। आगे अगर हम चलें इसमें, तो इन द रिएक्शन दिस, इस पूरी रिएक्शन में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी ये दे रखा है आपका, ये बी का डिसअपीयरेंस है। व्हाट विल बी द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड सी? तो ए और सी के बारे में आप बताइए। चलो मैं इसका आंसर अभी ढक लेता हूं, देखते हैं आप इसका आंसर क्या निकालोगे। तो भाई इसमें, इस पूरे में, एक मिनट, सॉरी, यहाँ ऑक्सीजन कहा गया था, मैंने इसको हाइड्रोजन को ले लिया, तो ऑक्सीजन को लिखेंगे तो यहाँ 1 होगा। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है।
ऑक्सीजन को यहाँ पर माइनस का डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये जो पोर्शन है आपका 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 डेल्टा H2O बाई डेल्टा टी। तो 2 को आपको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है ताकि आपकी मेन रिएक्शन आपके पास हो। सिर्फ अपीयरेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर पूछ रहा है, वो इतना पूछ रहा है, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो इनका भी वही आंसर है, सेम। चलो तो भाई अब इसमें दिमाग लगाओ भाई जल्दी से। अगर डिसअपियरेंस ऑफ बी इन्होंने दे रखी है, ये दे रखी है डिसअपियरेंस ऑफ बी, तो डिसअपियरेंस ऑफ बी को हम क्या लिखते हैं, माइनस का डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है कितनी, 1 × 10⁻⁻²। क्लियर। अब इस वैल्यू का यूज करके आपको ए का क्या बताना है, व्हाट विल द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए का चेंज बताना है कितना होगा। अब नॉर्मली आप देख लो, ये आपकी वैल्यू जो है वो इसके इक्वल है, तो अगर मान लो यहाँ 1/2 करोगे तो ये भी पूरा हिस्सा क्या करना पड़ेगा आपको, 1/2 करना पड़ेगा, ठीक है। और ये 1/2 कर दिया तो कितना आ जाएगा आपका 0.5 × 10⁻² आ जाएगा। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन किस किस के इक्वल है, ए है, ए को तो क्या लिखोगे आप, रेट इज इक्वल टू, ए को क्या लिखने वाले हो आप, प्लस माइनस का डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। तो इसकी वैल्यू तो यही आ जाएगी, सेम। दिमाग लगा के कोई बता सकता है सी की वैल्यू क्या आएगी, कम ऑन, सिर्फ इतना ही, स्क्रीन का यूज करके दिमाग लगा के आपको पता लग गया पूरा रेट कितना है। तो रेट तो मैंने बता ही दिया, ये रेट है, तो बताइए सी क्या आएगा। वेरी गुड, 2 आंसर आ चुके हैं। सी क्या आएगा, अंशिका ठीक है, खुशी ठीक है, जतिन ठीक है, विपिन ठीक है, पुनीत ठीक है, वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो आपको ये 1/3 को सीधा मल्टीप्लाई करना, आपका सी आ गया यार, ये देखो सीधा मल्टीप्लाई करना है, 1.5 यही आया बच्चों का। तो इसी तरह से आपको अगला जो न्यूमेरिकल है वो भी देखना है, फॉर रिएक्शन ऑफ N2O5 से ये प्रोडक्ट हुए हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये आज का ही न्यूमेरिकल है जो हमने आज की क्लास में किया है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, बस उन्होंने क्या कर रखा है, सभी को 2 से डिवाइड कर रखा है। ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बता दिया। बताइए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, आज भी हमने NO2 किया था, ये भी NO2 है। तो कैसे करेंगे भाई, NO2 को, NO2 का ही बताना है बस। N2O5 देखो, रेट इक्वल है माइनस का डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी। तो ये तो वैल्यू तो आपकी सीधी सी उन्होंने दे ही दी, हमें तो इतना ही पता था ना। और ये किसके इक्वल है, प्लस का 1/2 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी। इतनी वैल्यू जस्ट N2O5 की वैल्यू तो उन्होंने दे ही रखी है 6.25। तो ये आएगी आपकी 6.25 10⁻³ क्लियर। तो बताइए NO2 की क्या होगी, हो गया ना 2 से मल्टीप्लाई ऊपर जाके, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, ये देखो 2 से मल्टीप्लाई, आंसर आ गया, ठीक है। सिमिलरली हाफ है, यहाँ पे हाफ है, तो ये चीज तो देखो नीट को टच कर रही है, नीट और मेंस को टच कर रही है अब ये O2 की। अब O2 में जो बताएंगे वो जीनियस होंगे, सीधी सी बात है। आप हाफ O2 को कैसे लिखोगे, देखो हाफ O2 को हम लिखेंगे, जो भी होता है वो डिवाइड करते हैं, तो 1 / 1/2, तो ये ऊपर जाके 2 हो जाएगा, डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी। तो ये ऊपर जाके 2 हो जाएगा, यू नो वेरी वेल कैसे, ठीक है ना, मैथमेटिक्स। तो ये 2 हो गया ऊपर जाके, अब 2 हो गया, और पूरी इक्वेशन किसके इक्वल है भाई, ये इक्वल है किसके, 6.25 10⁻⁻3। तो अब क्या करोगे आप, सिर्फ O2 को निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। तो इन्होंने भी कुछ नहीं करा यार, 2 से डिवाइड ही कर रखा है, आगे बढ़ो, क्लियर, आगे बढ़ो। नंबर 7 पे आते हैं। तो अब हम टारगेट के नजदीक है, मैंने कहा था 10 क्वेश्चन का टारगेट है, जो कहा है वो उसे पूरा करो, जिद्दी बनो थोड़े से। इन ए रिएक्शन टू ए से प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, इससे कम होगी इन 10 मिनट, 10 मिनट में कम होगी। बताइए एवरेज रेट क्या है, यार ये तो बकवास क्वेश्चन है। एवरेज रेट तो 2A है ना, तो इससे 1/2 A बाई ये हो जाएगा, और ये
आपकी 0.5 से 4 हुई है, तो देखो ये माइनस का 1/2, तो 0.5 से 4, तो R2 माइनस R1 यानी 0.4 माइनस में 0.5 डिवाइडेड बाई 10-1, एंड दिस इज योर 10-0, दिस इज योर कैलकुलेशन। खत्म खेल यार। ये देखो ये इनकी वही कैलकुलेशन है, सेम। खत्म। आगे चलते हैं, आसान था वैसे। आर से पी बनाए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज, इससे ये होगी 25 मिनट में हुई है, तो बताओ एवरेज रेट। आज की ही क्लास, ये आज की क्लास का ही क्वेश्चन है वैसे, ये एनसीईआरटी का ही है, ठीक है, वही आंसर है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि ये रिएक्शन आपके सामने है, रेट आपके सामने है, के की वैल्यू दे रखी है, के की वैल्यू आ गई, लो जी। अच्छा, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन जो ए की है वो इतनी है, ए की पता लगी, और बी की इतनी है। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए रिड्यूस टू 0.06 मोल पर लीटर। यानी ए को इतना रिड्यूस कर दिया कि 0.06 लीटर तक आ गया, तो बताइए क्या होगा। पहले बात तो ये है कि भाई देखो, इनिशियल रेट जो है वो सारी वैल्यू लिखने के बाद आपको मिल जाएगा। ये के की वैल्यू है, ये है, ये है, ये आपका इनिशियल रेट आ चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन को इतना कम कर दोगे ए का, तो क्या होगा, तो आपको फिर से इक्वेशन देखनी होगी। ए प्लस 2b विल गिव यू AB2। बताइए इसकी कंसंट्रेशन ए की पहले क्या लेके गए थे, 0.1 लेके गए थे, ये 0.2 लेके गए थे, ठीक है। अगर मैं ये आपका मान लो सी है, ये सी है, जो भी आप लेके गए हो, ठीक है। अगर मैं माइनस करूं तो चलो 0 है, अगर मैं माइनस करूं तो इसको क्या माइनस करोगे भाई, ये आपका माइनस हो गया कितना, घटकर इतनी रह गई। तो घटकर इतनी कब रहेगी, जब आप 0.04 को माइनस करोगे। अब यहाँ पर आप बताओ क्या माइनस करोगे, 0.2 में से क्या माइनस करोगे, 0.04 ही माइनस करोगे, नहीं, ये 2 है ना, तो ट्वाइस माइनस करेंगे, यानी यहाँ 0.08 को माइनस करेंगे, ठीक है। और यहाँ आपकी जो भी माइनस हुई है एक्स को यहाँ रखें, कितना है भाई, है 0.04, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब सारी वैल्यू माइनस करने के बाद, अब बताओगे कि आप एवरेज रेट जो है वो क्या आया। रेट इज इक्वल टू क्या आया, के ए की पावर 1 और बी की पावर 2। तो देखो ये माइनस करने के बाद जो आया वो ए है, ये माइनस करने के बाद जो आया वो बी है। रखो, के की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, पहले से दे रखी है, एंड आपका आंसर आपके पास हो जाएगा। खत्म। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यार ज्यादा ट्रिकी दे दिया उन्होंने, बाकी सारे क्वेश्चन आसान थे। 2 ऐसे ये प्रोडक्ट बनाया, कंसंट्रेशन ये इससे घट के ये होगी 10 मिनट में, बताओ एवरेज रेट क्या है। अब ये भी थोड़ी देर पहले किया था, सेम। 2 है तो क्या 1/2 को देखना पड़ेगा, एवरेज रेट को ही ये बोलते हैं, इस तरीके से। आगे अगर और 2 क्वेश्चन और मैं अगर मैं करवाऊं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेट ऑफ रिएक्शन, एग्जाम में भी आएगा। The change in concentration of any one of the reactant or product per unit time, rate of reaction. अच्छा, for the reaction this, how are the reaction expression this and this are interrelated? तो दोनों की reaction expression निकाल दो, इन्होंने तो तीनों की निकाल दी, ठीक है ना, क्योंकि reaction expression बोल लो, rate of reaction बोल लो, बात एक ही होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो बाकी के जो क्वेश्चन है ये हम कल की क्लास में करेंगे। वैसे तो 13 भी करना हो तो कर लो, एक लाइन का ही है, ए से बी है का 0 ऑर्डर है, बताइए रेट इक्वेशन क्या होगी, रेट लो की। तो रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर 0, बी की पावर 0, तो के होगा क्योंकि 0 ऑर्डर में पावर 0 ही होंगी दोनों की, कंफर्म, ठीक है ना, 0 ऑर्डर में। तो 13 क्वेश्चन आज की क्लास में होते हैं खत्म। हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।